जयराम महतो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल नई नवेली पार्टी है, इकलौते विधायक हैं जयराम महतो, लगातार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुदेश महतो की तरफ से कहा गया या उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे इस बार, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई तैयारी नहीं। अंततः हुआ ये कि अब सुदेश महतो वहाँ नहीं है, आजसू वहाँ नहीं है, जयराम महतो मुस्तैदी के साथ गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना जी। कुर्मी आपके साथ लामबंद है, जैसे कभी सुदेश महतो के साथ लामबंद था, लेकिन आदिवासी जयराम महतो से बिल्कुल छिटके। अब इक्वेशन बनाना क्या वाकई आसान होगा? आजसू ने जो राजनीति की उसी तरीके की राजनीति जो है 20 सालों के बाद 25 सालों के बाद जयराम महतो कर रहे हैं। कहाँ गड़बड़ी हुई आजसू से, और उसी ढर्रे पे क्या जयराम महतो भी चल रहे हैं? क्योंकि दोनों का वोटर वर्ग जो है वो कुर्मी ही है, और जिस कास्ट इक्वेशन की आप बात करें वो कास्ट इक्वेशन दरअसल है क्या? अभी की क्या स्थिति, क्या ठेठ गंवई भाषा में अगर मैं कहूँ तो क्या जयराम महतो अभी दाबने में कामयाब हो गए सुदेश महतो को, आजसू को? ट्रिपल एम की पार्टी, महतो मांझी मुसलमान की पार्टी, जेएमएम कहते हैं। मायावती जब सत्ता में थी तो उन्होंने दलितों और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन बनाया था। लालू यादव एमवाई का समीकरण के साथ काम करते थे। अब अगर मैं ये कहूँ या ये सवाल अगर पूछा जाए आजसू के नेताओं से कि भाई आप पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए, तो हो सकता है कि कमोबेश ये जवाब आ जाए कि भाई हम झारखंड में थोड़े कमजोर हुए हैं तो अब हम लोग यहीं फोकस कर रहे हैं। हो सकता है ये भी जवाब आ जाए। तो खेत जो है वो परती नहीं रहेगा ना कोई तो उसको जोत ही लेगा, इस बात को आप समझिए। तो आप जब खेत दूसरों के लिए परती छोड़ देते हैं तो कब्जा हो जाएगा उस जमीन पे, कोई ना कोई करेगा आपके लिए मौके। हाँ, जयराम महतो ने किया। उस आजसू में क्या फर्क है जिसको लेके कहा जाता है कि एक अलग रोमांच पैदा होता था, लोग सड़कों पर उतरते थे तो दिल्ली तक आवाज़ पहुंचती थी, और एक आज की आजसू पार्टी है जिसकी आवाज़ प्रदेश बीजेपी के कार्यालय तक नहीं पहुंचती, नहीं कांके रोड स्थित सीएम आवास तक पहुंचती। नमस्कार, जोहार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग है, और 4 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। झारखंड चूंकि पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है तो झारखंड के राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। आपने बीते दिनों देखा 18 से 20 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी वागांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की उपस्थिति पश्चिम बंगाल में रही। अलग अलग विधानसभाओं में आदिवासी इलाकों में जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है वहां वे टीएमसी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे। इसके अलावा बीजेपी खेमे से भी कई नेता पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। इन सब के इतर, इन सब के अलावा जिस विषय पर, जिस एजेंडे पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। बात का विषय यानी कि चर्चे का विषय ये है कि जयराम महतो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, वे 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं माने कि 21 अप्रैल, तब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम गया है। 2 सीटों पर जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बागमुंडी और जयपुर। लेकिन सवाल यह है कि जब आजसू की तरफ से यह सुगबुगाहट थी कि आजसू बागमुंडी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है, तब आखिरकार सुदेश महतो की उपस्थिति वहां क्यों नहीं दिखी? आजसू ने क्यों नहीं इस बार पश्चिम बंगाल इलेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान क्यों नहीं किया? इसी पूरे मसले पर आज हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जयराम महतो वहां लड़ रहे हैं लेकिन सुदेश महतो अपनी पैर पीछे खींच रहे हैं। वजहें क्या है और क्यों ऐसा है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें यानी कि सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल में सीटें नहीं दी, जबकि पिछली बार ऐसा हुआ कि 1 सीट बागमुंडी आजसू के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी थी। इस पूरे मसले पर बहुत विस्तार तरीके से आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल तो सर यही है, बीजेपी की तरफ से एक दफा तो आजसू को चुनाव लड़ने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला, बागमुंडी सीट पर हार हुई। एक बार जब अलायंस में बात नहीं बनी तो उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे, बिल्कुल अलग होकर, गठबंधन में नहीं बल्कि बिल्कुल अलग स्वतंत्र तरीके से उन्होंने उतारे, वहां भी हार हुई। इस बार आप इसे कैसे देखते हैं? जयराम महतो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल नई नवेली पार्टी है, इकलौते विधायक हैं जयराम महतो, लगातार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुदेश महतो की तरफ से कहा गया या उनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे इस बार, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई तैयारी नहीं। अंततः हुआ ये कि अब सुदेश महतो वहाँ नहीं है, आजसू वहाँ नहीं है, जयराम महतो मुस्तैदी के साथ है। देखिए, सुदेश महतो जहाँ से राजनीति करते हैं, जिस इलाके से आते हैं जी, वो इलाका बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है। बल्कि आप कहें कि बंगाल के कई इलाके सुदेश महतो के कार्यक्षेत्र भी रहे हैं। जी, सुदेश जब सिल्ली में बोलते हैं, मुरी में बोलते हैं तो उसकी आवाज़ बंगाल में भी पहुंचती है।
और उन सीटों पर तो बहुत जोर से पहुंचती हैं जहां कुर्मियों की तादाद ठीक ठाक है। जी। तो ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जो कुर्मी फोर्स जिन सीटों पे है ठीक ठाक, वहाँ सुदेश महतो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, उतारते रहे हैं जी। नतीजा चाहे जो भी रहा हो। पिछली बार बीजेपी ने इनके लिए एक सीट छोड़ी थी, लेकिन जीत हासिल हुई नहीं। अब जयराम महतो भी उसी आधार पे, कुर्मी फोर्स के आधार पे, इसको मानना चाहिए, कुर्मी फोर्स के आधार पर बंगाल की 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 2 सीटों का चुनाव किया है वहाँ पे कुर्मी राजनीतिक तौर पे ठीक ठाक आबादी है उनकी, और राजनीतिक तौर पे उनका असर भी होता है जी। तो जिस रंग क्षेत्र में सुदेश महतो लड़ते थे उसी रंग क्षेत्र में अब जयराम महतो हैं। फर्क बस इतना ही है। हाँ। सुदेश महतो ने रंग छोड़ दिया है वहाँ का, बंगाल का, और जयराम महतो वहाँ पे लड़ाई का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। नतीजा उनके पक्ष में होगा नहीं होगा ये तो चुनाव का 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि योद्धा के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हाँ। जब आप रन छोड़ते हैं तो आपके विस्तार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आप इतिहास देख लीजिए ना, मोहम्मद गौरी कितनी दफ़ा उसने भारत पे आक्रमण किया जी। है ना, कितनी दफ़ा हारा। तो हार जो है वो तो योद्धा, हार और जीत जो है वो योद्धा के लिए आभूषण है जी। ना। आपको टिके रहना। असल बात क्या होती है, कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, क्या बात है ना। जी। तो आपको मैदान में टिकना होता है। हाँ। आप सवारी गांठनी होती है। जब आप सवारी छोड़ते हैं तो सुदेश महतो के सामने, उनकी पार्टी के सामने आज की तारीख में चैलेंज क्या है? जी। रिवाइवल का चैलेंज है कि पार्टी रिवाइव कैसे हो। आजसू का जो असर रहा झारखंड बनने के बाद से लेकर आजसू पार्टी का 2014 के चुनाव होने के पहले तक, जी। आजसू पार्टी ने जिस तरीके से प्रासंगिक रही, जी। अब वो प्रासंगिकता नहीं दिखती है। अब आजसू न तो सदन में है, न सड़क पर, और न सड़क पे भी बहुत जिस तेवर के लिए, जिस आजसू की विरासत को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो आजसू जिसने झारखंड आंदोलन को धार दी थी, वो आजसू जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता कांप उठी थी, और कहते हैं कि पहली बार झारखंड सरकार ने गंभीर वार्ता की थी, वो आजसू के आंदोलन का ही नतीजा था। जी। और उसी की विरासत को आप आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, वो आजसू अब ये आजसू नहीं है। ऐसे भी जब सुदेश महतो बिहार विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए थे, जी। तो एक आकर्षण था उनके व्यक्तित्व को लेकर। वो जिस अंदाज में बातें करते थे, जो उनके स्टेटमेंट थे, जो उनका स्टाइल था, वो युवाओं को लुभाता था। जी। और ये माना जाता था कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। हालांकि सुदेश महतो ने लंबी राजनीति की है, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि वो चमक जो 2010 तक थी, वो चमक अब नहीं है, न तो सुदेश महतो में, न उनकी पार्टी में। जी। और न तो वो संघर्ष का तेवर है, और न सदन में वैसी सशक्त आवाज है। एक और वजह है जी। आजसू पार्टी के अप्रासंगिक होने की, या कहें कि उनकी प्रासंगिकता कम होने, अप्रासंगिक कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन कम प्रासंगिक तो जरूर हो गई है। जी। झारखंड में पहले त्रिशंकु विधानसभाएं बनती थी। जी। मैंडेट ऐसा होता था कि जिसमें 2-3-4 सीटों के साथ भी सुदेश महतो सत्ता इक्वेशन के बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाते थे। और झारखंड उस अतीत को भी नहीं भूला है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी जो सरकार को लीड कर रही है, उसने गृह मंत्री बनाया था सुदेश महतो को। आज तक झारखंड में ये इतिहास नहीं है कि जो पार्टी गठबंधन की सरकार में लीड करती है, उसके अलावा किसी जो दूसरी सहयोगी है उसको गृह मंत्रालय सौंपते। गृह मंत्रालय बहुत बड़ी बात होती है। तो सुदेश महतो वो पावर एंजॉय कर चुके हैं, वो हैसियत एंजॉय कर चुके हैं, और उससे ये लगता था कि भाई उसका इस्तेमाल करके ये अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे, या पार्टी को विस्तार दे पाएंगे। लेकिन आप ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जो उम्मीद थी, वो उम्मीद जो है वो अब धीरे धीरे नाउम्मीदियों में बदल गई। मायूसियाँ उस खेमे में बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब न तो वो उत्साह दिखता है, न संघर्ष का वो तेवर दिखता है, और न प्लानिंग दिखती है। अगर प्लानिंग है भी तो जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन
नहीं दिखता है ऐसा। दूसरी तरफ जयराम महतो ये भी उसी कास्ट इक्वेशन से उभर कर आए हैं जिससे सुदेश महतो का उभर हुआ था, जिससे इनकी पार्टी का उभर हुआ था। मुश्किल क्या हुई देखिए कि आजसू पार्टी ने जिस कास्ट इक्वेशन को आधार बनाया था, मतलब कुर्मियों का कास्ट इक्वेशन की भी बात मत कहिए कि एक कास्ट को लेकर, हाँ, ये आजसू की जिसको इन्होंने ताकत समझा वही कमजोरी भी बन गई। देखिए अब जो पॉलिटिक्स है या झारखंड की जो सामाजिक संरचना है उसमें कोई किसी एक कास्ट का फोर्स जो है, इवन जो हम आदिवासी स्टेट, केवल आदिवासी भी जो है इतने बड़े फोर्स नहीं है कि जब तक कोई और कास्ट इक्वेशन उनके साथ न जुड़े। तो ये क्या है मामला सर? थोड़ा कास्ट इक्वेशन की बात आप बार बार करते हैं, थोड़ा एक बार समझाइए कि भाई कहाँ गड़बड़ी हुई आजसू से, और उसी ढर्रे पे क्या जयराम महतो भी चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का वोटर वर्ग जो है वो कुर्मी ही है। और जिस कास्ट इक्वेशन की आप बात करें वो कास्ट इक्वेशन दरअसल है क्या? नहीं देखिए, कास्ट इक्वेशन को अगर समझना हो तो सबसे पहले विनिंग पार्टी जो है उसका कॉम्बिनेशन समझिए। ट्रिपल एम की पार्टी, महतो मांझी मुसलमान की पार्टी, जेएमएम कहते हैं। सत्ता जो है ये 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस बार मिली, सहयोगियों के साथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो एक कॉम्बिनेशन जो है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं हेमंत सोरेन। मतलब किसी एक जाति के भरोसे नहीं, एक जाति से आप कभी नहीं बना सकते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे। हम तो कहते हैं ना कि आप मायावती का कॉम्बिनेशन, आप थोड़ा दूर चले जाइए, थोड़ा पड़ोस चले जाइए, उत्तर प्रदेश में मायावती जब सत्ता में थी तो उन्होंने दलितों और ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन बनाया था। लालू यादव एमवाई का समीकरण के साथ काम करते थे। तो किसी एक कोई कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है उसकी तलाश है। अब मुश्किल ये है कि आजसू ने जो राजनीति की उसी तरीके की राजनीति जो है 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद जयराम महतो कर रहे हैं। तो आजसू के हश्र से आपको समझना होगा कि आजसू जहां आज पहुंची है और जैसे उसकी प्रासंगिकता कम हुई है और उन्होंने जो गलतियां की या जिस दिशा में कोशिश नहीं की, वही गलतियां अगर जयराम महतो भी दोहराएंगे तो इनके लिए भी बहुत लंबा सफर तय करना। देखिए, विधायक बन जाना अपनी सीट से वो अलग बात है। पार्टी के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जेएलकेएम का भविष्य जो है वो बहुत लंबा आप तभी देख पाएंगे जब कोई ऐसा कास्ट फोर्स जो है, कास्ट फोर्स का कॉम्बिनेशन उनके साथ जुड़े। तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जयराम महतो की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं दिख रही है कि हाँ वो उस समुदाय से निकलकर, जैसे शुरुआत में जयराम महतो ने जब आंदोलन शुरू किया था तो बड़ी संख्या में आदिवासी युवा भी उनके साथ जुड़े। भाषा और खतियान का जब आंदोलन था तो कई लोग जुड़े। अब वो आंदोलन जो है वो पीछे चला गया। अब वो आंदोलन की बात नहीं होती है, वो चेहरे भी नहीं है, वो आदिवासी चेहरे भी जो शुरुआत में जयराम महतो के साथ थे अब है ही नहीं, कहीं दिखते नहीं है। जहाँ जहाँ सभा होती थी जयराम महतो की, चाहे कोल्हान में हो, चाहे ऐसे आदिवासी बहुल इलाकों में, इवन लोहरदगा तक की सभा मुझको याद है कि ऐसी भीड़ जुटती थी। और वो लोहरदगा में बहुत कुर्मी तो है नहीं, आदिवासियों की भीड़ थी। तो अब वो भीड़ जो है दिखती नहीं है। इसके पीछे की एक वजह है कि कुर्मी आंदोलन को लेकर जयराम महतो का जो स्टैंड रहा, रेल टिकट हर ठेका में कुर्मियों के का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो ये है आज की तारीख में, या जो उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि उनको आदिवासी का दर्जा मिले। आदिवासी नहीं चाहते हैं कि आपको कुर्मी जो है वो आदिवासी का दर्जा मिले। इस मुद्दे पे गहरे मतभेद हैं दोनों में। बिल्कुल। तो जयराम महतो जब इस सवाल पे जब कुर्मियों के पाले में खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए, तो स्वाभाविक तौर पर जो आदिवासी हैं वो उनसे अलग हो गए, या जुटने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जुटने से पहले जो है वो आपसे अलग हो गए। तो सर ये जो टूट हुआ, तो अब जब आप इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि सत्ता में अगर आप लंबे वक्त तक रहना चाहते हैं तो बगैर इक्वेशन के आप नहीं रह सकते, तो झारखंड में तो सबसे बड़ा इक्वेशन इन्हीं का है, आदिवासी प्लस कुर्मी। कुर्मी आपके साथ लामबंद है, जैसे कभी सुदेश महतो के साथ लामबंद था, लेकिन आदिवासी जयराम महतो से बिल्कुल छिटके। अब इक्वेशन बनाना क्या वाकई आसान होगा या चुनौतियों से भरा रास्ता है, कटीला रास्ता है, ये कैसे होगा? नहीं देखिए, आदिवासियों से जुड़ने के मुद्दे पे जो आदिवासियों से जुड़े हुए सवाल हैं
उस पर आपको मुखर होना होगा। और अगर इस लाइन पे मैं तो ये कहता हूँ कि कुर्मी आंदोलन पे अगर वो कुर्मियों के साथ खड़े होते हैं तो मुश्किल है कि दूसरा, कम से कम आदिवासी उनसे जुड़ेंगे। बाकी और कोई दूसरा आप कॉम्बिनेशन ढूंढ लें तो एक अलग चीज़ है। आप मान लें कि हमको आदिवासियों के साथ राजनीति करनी है, नहीं करनी है, तो बात अलग है। अगर आपको आदिवासियों में भी जनाधार चाहिए, वहाँ उन इलाकों में भी अपना असर छोड़ना है, तो आपको जाहिर है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पे भी उसी मुखर तरीके से आवाज़ उठानी होगी। और एक और बात है, बात ये है कि जयराम महतो युवाओं की आकांक्षा के प्रतीक बनकर उभरे थे। विधानसभा में दहाड़ते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधानसभा का सेशन कितने दिनों तक चलता है? साल भर में 3 सेशन जो है सामान्य तौर पे, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, कुल मिला के अगर कार्य दिवस आप जोड़ेंगे तो 40 से ज़्यादा दिनों तक सदन नहीं चलता है पूरे साल भर में। तो बाकी 320 दिन आप कहाँ रहते हैं? आपको आपकी मौजूदगी, जिसकी आवाज़ के प्रतीक बनकर आप उभरे थे, युवाओं से जुड़े हुए मसले, उनके रोजगार से जुड़े हुए मसले, उनकी भाषा से जुड़े हुए मसले, उनके रिजल्ट पेंडिंग होने के मसले, परीक्षाएं नहीं होने के मुद्दे पे, जेटेट में, तमाम मुद्दों पे जो है आज उन आंदोलनों में आपका दखल कहाँ है, उनका हस्तक्षेप कहाँ है जयराम महतो का? क्या उसी मजबूती के साथ वो ऐसे लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं दिखता है। आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में भी अभी कई जलते हुए सवाल हैं। जेपीएससी ने गलतियां की परीक्षा में, बिल्कुल, पहले सहायक वन संरक्षक की परीक्षा में, फिर जेपीएससी की परीक्षा में बेशुमार गलतियां प्रश्न पत्रों में। रिजल्ट जो है वो बहुत लंबे समय, कई परीक्षाओं के रिजल्ट अटके पड़े हैं, कई के रिजल्ट निकल गए हैं तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ऐसे मुद्दे हैं जिनको जयराम महतो, जिन पे लोग, युवा कम से कम उम्मीद करते हैं कि जयराम महतो उन पे दखल दें। सुदेश महतो से भी उम्मीद अगर की जाए तो सुदेश महतो भी कहाँ करते दिखते हैं ऐसे मुद्दों पे। उनकी पार्टी के भी लोग सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के लोग बोलते हैं, सुदेश महतो कहाँ बोलते हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी क्या कि युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा हो गया? आप देखिए, जेपीएससी की परीक्षा है, जेटेट की परीक्षा है, इसको लेकर इसमें तमाम विसंगतियों के सवाल उठ रहे हैं। तो जिस यूथ फोर्स को आप मोबिलाइज कर सकते हैं, उनके मुद्दों को आज कोई पार्टी आवाज़ देने वाली नहीं है झारखंड में। आप इस चीज़ को समझिए कि कोई पार्टी संगठित आवाज़ कहीं से उठ रही हो नहीं है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जेटेट अभ्यर्थी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, जेपीएससी के अभ्यर्थी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। तो ये अवसर था, ये मौका था जहां ये दोनों पार्टियां अपने लिए मौके तलाश सकती थी। आप ये कह रहे हैं सर कि जयराम महतो सुदेश महतो की ही लीग पर चल रहे हैं, आजसू की ही लीग पर चल रहे हैं? एक तो जिस इक्वेशन की आप बात कर रहे थे या जिस ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे थे, कुर्मी को अगर एज एन ड्राइविंग फोर्स मान के चलें अगर जेएलकेएम के पॉलिटिक्स के लिए, तो उस ढर्रे पर भी वे आजसू के ही समानांतर चल रहे हैं। दूसरा कि जिन मुद्दों के साथ पहले आजसू थी या पहले जेएलकेएम में या जेबीकेएसएस में पहले जयराम महतो दिखते थे, अब दोनों जगहों पर भी वो एक गुमनामी दिखती है कि मुद्दों पर न सुदेश महतो बोलते हैं न ही जयराम महतो बोलते हैं। क्या सुदेश महतो की ही ढर्रे पर एक तरह से जयराम महतो चलने लगे हैं? हाँ, नहीं, देखिए, ऐसा तो लगता है कि हाँ, सुदेश महतो ने जो गलतियाँ की हैं या जो चूक हुई है उनसे, गलतियाँ ना भी कहिए तो चूक हुई है, की रही कई बार। सुदेश महतो के साथ मुश्किल क्या हुई? यही हुई कि आप कुर्मियों की पार्टी बन के रह गए। उनकी पार्टी जो है वो कुर्मियों की पार्टी बन के रह गई। संभावना थी सर उनके बड़े होने की? हाँ, बड़े होने की बहुत संभावना थी। 2019 में जब आपने इतने सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे, 52-50 से ज़्यादा सीटों पे प्रत्याशी उतारे थे आपने, भले ही उसके नतीजे जो भी रहे हों, भले ही आपका संख्या बल कम रहा हो, लेकिन जब आप उतनी सीटों पे बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और अगर उस हिसाब से संगठन के विस्तार की दिशा में अगर उस समय कोशिश होती तो आपको तो लगा कि हम हार गए और हमारी ताकत कम हो गई। तो जब आप हारते हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हारना जो है वो हमेशा आपके लिए सेटबैक नहीं होता है। हारना कई बार आपको सिखाता है, आप उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं जी। तो अगर इस दिशा में कोई कोशिश होती 2019 में जो आपको झटका मिला, उसके बाद हुआ कि नहीं भाई, जो हम सेफ गेम खेलेंगे, बीजेपी के साथ मिलके चलेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बीजेपी के लिए भी ठीक है, लेकिन उस सेफ गेम में भी जो है अब ये मान लिया, हाँ, नहीं रह पाई सुरक्षित। वो सेफ गेम भी अब सेफ नहीं रहा। इस बात को अब सुदेश महतो भी समझ रहे हैं। ताकत कम हुई तभी तो बीजेपी ने उसको इनको एक बार भी बंगाल में न पूछा न कोई सीट दी। पिछली बार एक सीट तो छोड़ी थी इनके लिए, इस बार छोड़ी नहीं।
तो हैसियत तो आपकी कम हुई है ना, बार्गेनिंग का पावर तो कम हुआ है ना, नेगोशिएशन आपका नेगोशिएशन आप नहीं कर पा रहे हैं ना। नेगोशिएशन कैसे आता है? जब आप क्षेत्र में, इलाके में जनाधार आपके पास बड़ा होता है तब दिखता है, संगठन बड़ा होता है तब होती है बात। सर मतलब ये तो आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि जयराम महतो की जो भी लाइन है खास करके राजनीति की, वो सुदेश महतो की ही पार्टी के लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में, बाद में भविष्य में क्या होगा, वो कितने प्रासंगिक रहेंगे या उनका आकर्षण उसी तरीके का बना रहेगा, वो तो बाद का विषय है। अभी की क्या स्थिति, क्या ठेठ गंवई भाषा में अगर मैं कहूँ तो क्या जयराम महतो अभी दाबने में कामयाब हो गए सुदेश महतो को, आजसू को? नहीं, दाबने की बात तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ की दाब दिया उन्होंने, लेकिन ये बात जरूर है कि सुदेश महतो जिस बैटल फील्ड में लड़ते थे, जहाँ जिसकी बदौलत उनकी चमक थी, अब उसी बैटल फील्ड में एक नया योद्धा आया है जयराम महतो पिछले 4-5 सालों में, और उसमें चूंकि ये नया योद्धा है तो नए योद्धा पे सबकी निगाहें होती हैं और उस हिसाब से आकर्षण तो है अभी इनको लेकर। अब बस इस आकर्षण को, इस चमक को, लड़ाई की धार को कितना मजबूत रख पाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितना माइलेज मिलता है। अब लड़ाई, माइलेज जो है हमेशा आपको लड़ाई देगी, इस बात को आप समझिए कि राजनीति है, यहाँ पे न सिर्फ अपनी जगह बनाने की लड़ाई बल्कि अपनी लड़ाई के साथ जनता की लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ती है, तब आपकी लड़ाई जो है वो कहीं जाके कारगर होती है। राजनीतिक पावर जो है, राजनीतिक हैसियत आपको जनता तभी बख्शती है, तभी मिलती है जनता से, जनता तभी नवाजती है आपको जब आप उनके मुद्दों को आवाज़ देते हैं। तो मुझे तो तत्काल इन दोनों पार्टियों में कोई जनमुद्दे जितने हैं, विपक्ष के तौर पे भी, आज विपक्ष के तौर पे भी बीजेपी पे सवाल उठता है, ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बात, लेकिन जो तेवर है इस बात को तो आप बीजेपी के लीडर से भी पूछेंगे, बात करेंगे जी, तो ऐसा दिखता नहीं है बहुत कि यहाँ की बहुत सशक्त, हाँ बहुत सशक्त विपक्ष है, ऐसा दिखता नहीं है। तो विपक्ष का एक स्पेस तो है जहाँ पे जगह बना सकते हैं जयराम महतो भी, नहीं दिखती हैं, हाँ लेकिन पार्टियां नहीं दिखता है। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि तमाम तरीके की, देखिए कोई भी शासन व्यवस्था चलती है तो वो न तो पूरी तरह निर्दोष है, न उसकी कमजोरियां नहीं होती, ऐसा होता नहीं है। मौके हमेशा आपको मिलते हैं, उन्हीं मौक़ों की तलाश, उन्हीं के आधार पे आपको आगे बढ़ना होता है। तो जो सरकार के लूप होल्स हैं, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, जो विकास से जुड़े हुए सवाल हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको आवाज़ देने की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई पार्टी अभी दिखती नहीं है झारखंड में जो जनता के मुद्दों पे, या जनता जिन मुद्दों पे सरकार से निराश होती है तो वो हाँ, तो वो उन चेहरों को तलाशते हैं। तो ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं दिखता है जो उनकी लड़ाई की आवाज़ बन सके। सर आप इतने लंबे वक्त से झारखंड की राजनीति को डिकोड करते रहे, लिखते पढ़ते रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ और दर्शक भी समझेंगे आपके कहन से, शायद वो इत्तेफाक भी रखें, कहाँ प्रॉब्लम आजसू के साथ हुई? मतलब आजसू के पार्टी स्ट्रक्चरल में कोई समस्या है, पार्टी की संरचना में कोई समस्या है, निजी तौर पर सुदेश महतो के व्यक्तित्व में कोई समस्या है, पार्टी की रणनीति में बड़ी चूक है? कहाँ इतनी बड़ी चूक है कि पार्टी एक्सपेंड नहीं कर रही? मतलब अब अगर मैं ये कहूँ या ये सवाल अगर पूछा जाए आजसू के नेताओं से कि भाई आप पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए, तो हो सकता है कि कमोबेश ये जवाब आ जाए कि भाई हम झारखंड में थोड़े कमज़ोर हुए हैं तो अब हम लोग यहीं फोकस कर रहे हैं, हो सकता है ये भी जवाब आ जाए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि चूक दरअसल सिर्फ एक कास्ट वाला मामला ही है, कास्ट फैक्टर ही है, कि इसके अलावा भी कुछ चूक है जिसको आप देखते हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए पार्टी का जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए, मैं शुरुआत में भी ये बात कही आपसे, बीच में चर्चा में भी बात कही जी, कि कोई भी पार्टी कैसे बढ़ती है। नंबर 1 कि आपके पास कास्ट इक्वेशन हो, नंबर 2 आप जनता के मुद्दों को आवाज़ देते हैं, नंबर 3 आप अपने संगठन का विस्तार करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर कोई पार्टी आगे बढ़ती है। तो जनता के मुद्दों को आप कहाँ आवाज़ दे रहे हैं? जनता के मुद्दे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनको आवाज़ देने वाला कोई नहीं है। संगठन की भी बात करें तो संगठन का कोई ऐसा विस्तार न तो सुदेश महतो ने पहले किया, 52 सीटों पे प्रत्याशी खड़े कर देना अलग बात है, लेकिन उसी बहाने अगर संगठन खड़ा करने की कोशिश करते उन इलाकों में तो तस्वीर कुछ और भी होती है। ऐसा हुआ नहीं ना, आपने तो एक बार प्रत्याशी उतारे और फिर वो फील्ड छोड़ दिया।
तो खेत जो है वो परती नहीं रहेगा ना, कोई ना कोई तो उसको जोत ही लेगा। इस बात को आप समझिए। तो आप जब खेत दूसरों के लिए परती छोड़ देते हैं तो कब्जा हो जाएगा उस जमीन पे, कोई ना कोई करेगा आपके लिए मौके। किया। हाँ, जयराम महतो ने किया। जयराम महतो ने जो है सुदेश महतो की जमीन पे जो प्रति जमीन थी उस पर कब्जा किया, और उसी जमीन अभी आज बंगाल में अगर मान लीजिए जयराम महतो को चमत्कार कर देते हैं, कोई 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर एक आध सीट भी जीत जाते हैं, जीत छोड़िए जीतने की बात छोड़ दीजिए, अगर बहुत अच्छा कंटेस्ट भी देते हैं तो वो जमीन तो सुदेश महतो की जमीन थी ना। कम से कम 20 साल में तो होते। हाँ, 15 साल 20 साल पहले तो वो सुदेश महतो का इलाका था ना। और सुदेश महतो जहाँ से राजनीति करते हैं, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि सुदेश महतो जहाँ से करते हैं कि वो बोलते हैं तो उसकी आवाज़ बंगाल तक भी पहुँचती है। जब हवा झारखंड से निकलती है या बंगाल से निकलती है तो सुदेश महतो के इलाके में पहुँचती है। तो सांस की आवाज़ तक जो है वो सरहद इतनी करीब है कि सांस की आवाज़ पहुँच जाए वहाँ पे। सुदेश महतो का कार्य क्षेत्र वो है। तो सुदेश महतो के लिए मौके तो थे ही, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है। और मुझको लगता है कि प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भी चुनाव लड़ना चाहिए था। देखिए, चुनाव आप हारते हैं, इससे बहुत ये फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन चुनाव में बने रहना जो है, लड़ाई में बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तब आपको मौके मिलते हैं। अगर आप लड़ाई मैदान छोड़ देते हैं तो मुश्किल होती है। तो रन छोड़ने का खामियाजा जो है वो सुदेश महतो को भुगतना पड़ेगा। और अभी प्लस यही है कि अभी उस रन में जाके जयराम महतो खड़े हुए हैं तो उनका प्रॉफिट उनको होता दिखता है, भले हारे जीते जो है। लेकिन ये है कि भाई 2000, 5000, 10,000 लोग जो है उनके पीछे तो खड़े होने वाले हो गए ना। एक फोर्स तो खड़ा हुआ ना वहाँ पे। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, आप बार बार इस पूरी बातचीत के दरमियान आप बार बार कह रहे थे कि वो आजसू अलग थी, ये आजसू पार्टी अलग है। बहुत हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो 95, 96, 97 के दौर में पैदा हुए होंगे, तो उन्होंने आजसू को देखा नहीं है। आजसू पार्टी के काम को या सुदेश महतो को तो बहुत करीब से देखा, लेकिन उस आजसू से वे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। थोड़ा अगर आप बता पाएँ, चूँकि आप तो बहुत लंबे वक्त से यहाँ देखते रहे हैं, क्या फ़र्क है उस आजसू में, क्या फ़र्क है जिसको लेके कहा जाता है कि एक अलग रोमांच पैदा होता था, लोग सड़कों पर उतरते थे तो दिल्ली तक आवाज़ पहुँचती थी, और एक आज की आजसू पार्टी है जिसकी आवाज़ प्रदेश बीजेपी के कार्यालय तक नहीं पहुँचती, नहीं कांके रोड स्थित सीएम आवास तक पहुँचती। नहीं, देखिए, आजसू के इतिहास पे जाएंगे तो आजसू संगठन बना था, असम में आंदोलन था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, बोडोलैंड का आंदोलन चलता था वहाँ पे जी। और वहाँ छात्रों ने उस आंदोलन को बहुत धार दी थी। उसी तर्ज पे झारखंड में आजसू का गठन हुआ था। एक छात्र संगठन था ये, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन नाम ही है, और ये जेएमएम का अनुषंगी संगठन था। और उसने ये मानने में, कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आजसू ने झारखंड आंदोलन की लड़ाई को एक तेवर दिया था, एक ऐसा तेवर दिया था, कहते हैं कि वही तेवर था, वही जो आंदोलन था, इतना आक्रामक आंदोलन जिसकी वजह से केंद्र सरकार को वार्ता की मेज पे आना पड़ा था झारखंड के मुद्दे पे बहुत गंभीरता के साथ जी। तो वो आजसू थी। उसके लीडर थे सूरज सिंह बेसरा, उसके लीडर थे कुछ और देवशरण भगत, उसके लीडर और कई लीडर थे, प्रभाकर तिर्की, बहुत सारे लीडर थे। सुदेश महतो उस समय नहीं थे। सुदेश महतो उस समय बहुत पिछली कतार में थे। सुदेश महतो का उभार तो सन 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उससे ठीक पहले जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के लिए, उस समय पहली बार चुने गए थे। और वहाँ पहले दिल्ली से केशव महतो कमलेश और राजेंद्र सिंह मुंडा, वो सीपीएम का इलाका हुआ करता था। और केशव महतो कांग्रेस के जो लीडर, वो भी उनका भी आधार जो है वो कुर्मी थे। तो सुदेश महतो का उभार तब से हुआ। ये आजसू पार्टी है, यह आजसू संगठन नहीं है, इस बात को आप समझिए। उस आजसू का जो संविधान था वो कहता था कि हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, वो चुनावी संगठन नहीं था। तो ये आजसू पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की पार्टी है। ये तब्दीली हुई कैसे? तब्दीली, हाँ, नहीं, देखिए, उसी बदौलत जो है सुदेश महतो जब पहली बार जीते थे तो वो आजसू की टिकट पे नहीं जीते थे, इस बात को भी बताइए। आजसू से उनका जुड़ाव जरूर था, लेकिन वो यूनाइटेड गोमांतक पार्टी कुछ इस तरीके की एक पार्टी थी, उससे उसके टिकट पे जीते थे। उन्होंने इनको उम्मीदवार बनाया था। लेकिन एक आजसू के जो लीडर्स थे और टॉप लीडर्स थे, उनके साथ तो जरूर चलते थे सुदेश महतो, भले ही दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति में रहे थे। तो एक विरासत जो है, संघर्ष की जो विरासत है, उसको अगर किसी ने चमक दी थी
पार्टी के तौर पर, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, एक नाम भी मिला और इसका पार्टी के तौर पे गठन किया, एक राजनीतिक संगठन के तौर पे वजूद आया आजसू पार्टी का, और सुदेश महतो उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो विरासत तो वो आजसू के संघर्ष वाला है, लेकिन इसके लीडर कौन है? इसके लीडर हैं सुदेश महतो जी। तो सुदेश महतो अपने तरीके से अपनी स्टाइल की जो राजनीति है उसको करते रहे। तो मुख्य बात यही है कि वो ये आजसू नहीं है जिस आजसू की भूमिका हम झारखंड आंदोलन में देखते हैं। उस आजसू में और इस आजसू में बहुत फर्क है, संगठन के स्तर पर, तेवर के स्तर पर, बहुत सारे स्तरों पे, एजेंडे के स्तर पर, संविधान के स्तर पर, पार्टी का जो संविधान होता है उसके स्तर पर भी बहुत अंतर है। वो ये आजसू नहीं है। इस बात को मानने में मुझको लगता है कि कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम लोग जानते हैं कि हाँ, वो ये आजसू नहीं है। तो आज के इस विषय पे हमने बिल्कुल विस्तार पूर्वक बातचीत की है, बहुत बिंदुवार तरीके से एक एक चीज़ को शंभुनाथ सर ने समझाने की कोशिश की। हमने बातचीत की शुरुआत की थी कि जयराम महतो पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, चुनाव प्रचार में वे पार्टिसिपेट भी करते दिखे, भाषण दिया, वहाँ अच्छी खासी भीड़ भी दिखी, लेकिन सुदेश महतो बिल्कुल गौण रहे, आजसू ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। हमने यह भी बात की कि भाई क्या वजह है कि आजसू पार्टी लगातार कम प्रासंगिक, अगर मैं सर के शब्दों में कहूँ तो कम प्रासंगिक नजर आती है, जबकि जयराम महतो लगातार लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो बंगाल में हो चाहे वो झारखंड में हो, कम से कम मुद्दों पर तो सदन में बोल रहे हैं। तीसरा, हमने इस मसले पर बातचीत की कि क्या वाकई जयराम महतो सुदेश महतो के ही पुराने राजनीतिक ढर्रे पर चल रहे हैं? अगर वे चल रहे हैं तो इसका राजनीतिक नुकसान क्या और कितना हो सकता है? हमने कास्ट इक्वेशन को लेकर बातचीत की, समझना चाहा शंभुनाथ सर से कि अगर किसी एक जाति के बदौलत राजनीति झारखंड में होती है तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। उसके उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पे हमने या सर ने आजसू का जिक्र किया और फिर बताया कि कैसे पार्टी अप्रासंगिक या फिर कम प्रासंगिक होती गई। इस पूरे मसले पर, इस पूरे बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई जयराम महतो अभी फिलहाल आजसू से या सुदेश महतो से ज़्यादा ताकतवर हैं या ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? इस पूरे मसले पर आप जो भी कुछ सोचते हो आप हमें कमेंट कर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की है और इस पूरे मसले पर बहुत आसान भाषा में हमें या आपसे संवाद करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।